नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत आपके अपने YouTube चैनल पर फिर एक नई क्लास में जीव विज्ञान कक्षा 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो होने वाली आगामी परीक्षा 2023 में उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये शायद हमारा तीसरा या चौथा वीडियो है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को बताया गया है। तो ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि आप जब उठाएंगे, जब आपके सामने पेपर होगा तब आपको खुद पता चलेगा कि वाकई में हाँ वे जो करवाया गया सब वही आया पेपर में। और हमारे साथ कई टीचर लगे हुए हैं, जैसे कि सौरभ सर जी भी हैं, वो भी जो है बहुत मेहनत करते हैं, अपनी डेली ऑनलाइन क्लास देते हैं। हम तो चलो दूसरे तीसरे ही दिन देते हैं। तो टीचर आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और इतनी मेहनत कर रहा है, तो आपको कम से कम थोड़ा सा जुड़ना चाहिए और लोगों को कम से कम शेयर करना चाहिए, बच्चों को, दूसरे बच्चों को शेयर करना चाहिए कि देखिए हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं तो उनको उनके लिए खास करके ना, जैसे कि शिवानी हैं, शिवानी सिंह है, शिवानी कनौजिया हैं, निधि हैं और आस्था, तनु और भी बच्चे हैं जैसे मोनू, ये सब जो हमसे जुड़े हुए, जो शिवराज सिंह से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनके लिए खास कर कहना ये है कि ये वीडियो जो बनाते हैं तो आप लोगों तक जो सेंड करते हैं, इसमें जो ना समझ में आया करे तो आप कमेंट करके पूछा करिए, ताकि इससे जो है टीचर जो वीडियो बनाता है इतनी मेहनत करता है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसके बाद मेहनत करते हैं, तब आपके पास ये वीडियो आता है। मतलब काफ़ी प्रयास हम लोग करते हैं कि आपको कम से कम जो आपका रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं कम ना हो। और लगातार आप मेहनत करिए, जहाँ पर आपको ना समझ में आ रहा हो वहाँ ज़रूर पूछिए। ये जो यूपी बोर्ड जो अब की बार पैटर्न बना है थोड़ा चेंज हो गया है। चेंज करने का मतलब ये है कि अब की बार जो क्वेश्चंस आएंगे, हाई स्कूल में पैटर्न चेंज हो चुका है, उसमें 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव रखे जाएंगे अब की बार। तो आप लोगों से फिर बार बार लगातार ये कहना है कि जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर किया करिए। लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, शेयर इसलिए करना है ताकि जो और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके ग्रुप में जुड़े हैं या आपके व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं या कहीं कहीं से जुड़े हुए, तो उस पर चर्चा किया करो और एक दूसरे को बताया करो, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ताकि दूसरे बच्चों तक पहुंच सके। और जो भी टीचर जुड़े हुए हैं, जैसे सौरभ सर जी बहुत मेहनत करते हैं और साकेत सर जी भी हैं और हम हैं, तो इनकी वीडियो देखा करिए, सीन करा करिए। और आज 10-15 दिन की तो बात है, इसके बाद देख लो, फिर इसके बाद वो कहेंगे ही नहीं आप लोगों उसके कि ये वीडियो देखो, शेयर करो, ये करो, कोई ज़रूरत नहीं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जाता है और परिवार नियोजन को वैज्ञानिक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आपको बता दें कि भारत में तीव्र गति से जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको नियंत्रित करने के लिए जो भारत सरकार ने अनेक सुविधाएं प्रोवाइड कराई हैं, जैसे शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार कराया है, जैसे शिक्षा की सुविधाओं का, और बच्चों की संख्या का निर्धारण, और कम उम्र में विवाह और गर्भपात को सुविधानुसार बनाना या नष्ट करना। इस प्रकार से जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ विधियां बनाई हैं परिवार नियोजन को कंट्रोल करने के लिए। विधियां अस्थायी विधियां कह सकते हैं और स्थायी विधियां अलग होती हैं। तो स्थायी विधियां जो अपनाई गई भारत सरकार के द्वारा, तो जो अपनाई गई हैं अस्थायी विधियाँ, उसमें नसबंदी होती है, पुरुष नसबंदी होती है और महिला नसबंदी, यानी पुरुष नसबंदी कह सकते हैं और महिला नसबंदी कह सकते हैं। और देखो, और गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग, ठीक इस प्रकार से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इनके बारे में आप बता भी सकते हैं। आपको इतना समझाया गया, इतना पढ़ाया है हम लोगों ने, इतनी मेहनत की है, तो कम से कम इसके बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ के नहीं आना है। अगला देखो क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, कितने जोड़े होते हैं, कितने कम होते हैं, कितने ज़्यादा होते हैं, ये आपको बताना है और इसके बारे में डिटेल में पढ़कर जाना है। हम केवल यहाँ से क्वेश्चन की सीरीज़ लाते हैं ताकि आप लोगों तक जान सको कि वाकई में हाँ कि इस वीडियो में कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगला जैसे क्वेश्चन आया है, पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। तो आपको बता दें कि पक्षियों में लिंग निर्धारण जो होता है
दो गुणसूत्र होते हैं, दो जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, जो गुणसूत्रों की संख्या, दो प्रकार के गुणसूत्र कौन होते हैं, जैसे जेड जेड होता है और जेड डब्ल्यू होता है। ये दो गुणसूत्र हैं, इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा जो है नए पक्षी का निर्धारण होता है, नए पक्षी का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो हमने बता दिया कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, जेड जेड पाया जाता है और जेड डब्ल्यू पाया जाता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो मेंडल के वंशागत के नियम है। मेंडल ने वंशागत के कितने नियम दिए, 3 नियम दिए थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे, ये चीज़ देख लेना। और इसके बाद में मेंडल का पूरा नाम क्या है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। किस पौधे पर प्रयोग किया था अपना, तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट करके पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं, तो आप देख लेना। ठीक, अगला जो क्वेश्चन आता है मानव जीनोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मानव जीनोम देखो क्या होता है, मानव जीनोम, इसमें क्या होता है, किसी भी जीव के जो गुणसूत्र की संख्या होती है। ठीक, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे बताएं, जैसे कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो उसका जो अगुणित होता है, अगुणित का मतलब कि 23 जोड़ा, 23 जोड़ा जो हुआ, जो 23 जोड़े जो बने, उसी को जो 23 जोड़े हैं यही हैं क्या क्या है, इसी को बोलते हैं जीनोम, इसी को बोलते हैं क्या, मानव जीनोम। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर फिर से बता देते हैं, जब किसी जीव में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या जो अगुणित होती है, अगुणित जो सेट होता है उसको बोलते हैं जीनोम। और जीनोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है, मतलब कि अगुणित। अब ये क्या है, द्विगुणित है। ठीक, अच्छा अगुणित कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, अगुणित जैसे होता है शुक्राणु, शुक्राणु कोश का क्या है अगुणित, अंडाणु कोश का क्या है अगुणित, और परागकण क्या है, परागकण क्या है अगुणित। कभी कभी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अगुणित कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, या 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा बताओ अगुणित कोशिका कौन सी है, तो आपको जो तीनों में से जो मिल जाए वही आपका क्या हो जाएगा, अगुणित कोशिका हो जाएगी। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन आता है उन्नायक, उन्नायक को परिभाषित कीजिए या प्रमोटर क्या किसे कहते हैं। तो डीएनए, ये डीएनए से संबंधित है। डीएनए का यह जो अनुक्रम होता है, जीन अनुलेखन की जो इकाई बनाता है, इस टाइप में जो श्रृंखला जो सीरीज बनती है, इस टाइप में जो बनती है, जो डबल हेलिक्स जो बनता है, इस प्रकार से जो बनाया जाता है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, बहरहाल ऐसा होता नहीं है। ठीक, तो देख लेना इस टाइप में बनता है। अरे यार फिर नहीं ठीक बन पा रहा, अरे देख लो फिर, लेकिन इस टाइप में जो चित्र बना होता है, जो इसमें जो जो अनुलेखन होते हैं, जो इकाइयाँ होती हैं, उसी को कूट लेखन बोलते हैं। और वही कूट लेखन जो है इसका निर्माण करता है, किसका, उन्नायक का निर्माण करता है, उसी को ही उन्नायक बोलते हैं, उसी को प्रमोटर बोलते हैं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करने हेतु अनेक प्रयोग के दौरान हर्षेवा चेस का मॉडल। भैया इसमें डीएनए का जो बैक्टीरियोफाज था, उसमें जो है बाहर जो इस टाइप में बने होंगे चित्र, इस टाइप में बना होगा, फिर आगे आएगा, फिर इस टाइप में बना होगा चित्र। देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में फिर भी थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं क्या है। देखो बता देते हैं कि हर्षे और चेस ने जो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ जो सिद्ध किया था, इसको सिद्ध करने के लिए 2 युक्त लिए थे, मतलब ऑटोसोम्स लिए थे, जिनमें था P32 और एक था S35। ये ऑटोसोम्स हैं, युक्त थे, जो ई कोलाई जीवाणु का संवर्धन कराया था इस पर, और कुछ समय वृद्धि करने के पश्चात जीवाणु को जीवाणु भोजी द्वारा संक्रमित कराया गया था। और इसमें कुछ समय के बाद से जब संक्रमण के पश्चात देखा, तो जीवाणु भोजी में प्रोटीन आवरण यानी कि S35 जो था, प्रोटीन आवरण क्या था, S35 रेडियोधर्मी हो गया था, जिसके दौरान डीएनए में सल्फर नहीं था। और विपरीत जीवाणु भोजी जो डीएनए P32 था, इसमें क्या हुआ था, रेडियोधर्मी ऑटोसोम की उपस्थिति को देखा गया था। उसके बाद डीएनए में जो फास्फोरस होता है वो प्रोटीन आवरण P32 में अनुपस्थित था। मतलब कि हर्षे और चेस ने जो इसको प्रयोग किया वो बैक्टीरियोफाज पर किया था। जो इस प्रकार से क्वेश्चन में बताया था, इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन में चित्र बना देना जब भी क्वेश्चन आए, तो आप देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्रोटीन संश्लेषण क्या है। प्रोटीन संश्लेषण का जो निर्माण होता है, उस निर्माण में एमिनो अम्ल मुख्य भूमिका निभाता है। क्या होता है, अमीनो अम्ल क्या होता है, मुख्य भूमिका निभाता है अमीनो अम्ल। और अमीनो अम्ल के द्वारा ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है।
पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड। एमिनो अम्ल प्रोटीन संश्लेषण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? एमिनो अम्ल के द्वारा क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है, और ये श्रृंखला का जो संश्लेषण होता है उसी को बोलते हैं क्या? प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन आता है, विषाणु जनित रोग कौन कौन से होता है? तो विषाणु जनित कौन से रोग होते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु के द्वारा फैल जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्या? विषाणु जनित रोग बोलते हैं। तो विषाणु जनित रोग कौन? विषाणु जनित रोग जैसे चेचक है, हर्पीज है, आर्थराइड है, और डेंगू ज्वर है, कर्णफेल है, खसरा, रेबीज और एड्स सबसे भयानक बीमारी का दर्जा दिया गया है, जिसे एड्स कहते हैं। जुकाम है। इस प्रकार के जो जितने भी कह सकते हैं जितने भी रोग हैं वो कौन से हैं? विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारियां। फिर से बता देते हैं आपको, एड्स है, और हर्पीज है, चेचक है, रेबीज़ है, और इन्फ्लुएंजा तो इन्फ्लुएंजा है, और खसरा है, आर्थराइड है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के जो भी बीमारियां हैं वो सब विषाणु के द्वारा फैलती हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए और इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकार बताइए। तो हमने जब प्रैक्टिकल लिखवा रहे थे तो मलेरिया परजीवी में जब फाइल बनवा रहे थे तो उसमें प्रैक्टिकल की फाइल बनवा तो उसमें हमने मलेरिया के बारे में बताया था। मलेरिया की कितनी प्रजातियाँ होती हैं? 4 प्रजातियाँ पाई जाती। ठीक है। उसमें जो बताया था मलेरिया की 4 प्रजातियाँ पाई जाती है। मलेरिया रोग कैसे फैलता है? तो प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है, और इसमें 4 प्रजातियाँ कौन कौन सी होती हैं? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होती है, प्लाज्मोडियम ओवन होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होता है, और एक होती है प्लाज्मोडियम मलेराई होता है। ये 4 प्रजातियाँ होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला देती हैं, और मलेरिया रोग जो होता है इसमें भयंकर बुखार आता है। और इसके बचाव के लिए आपको बता दें कि बचाव में यही होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको जैसे पानी को उबाल कर पीना चाहिए ताकि जो बैक्टीरिया होते हैं, और मच्छरदानी का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से बचाव है। इसी प्रकार से आप को देखना है और तैयार कर लेना क्वेश्चन अच्छे से, ताकि इसका और हाँ इसका जीवन चक्र, मलेरिया का जीवन चक्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका चित्र पूछा जाता है कभी कभी, तो मलेरिया का जीवन चक्र प्लाज्मोडियम वाला जो है चित्र देख लेना। बायोगैस क्या है? बायोगैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोगैस संयंत्र क्या है? ये पूछ सकता है कि ये जीवाश्म गैस किसे कहते हैं, और मीथेन गैस को बनाने के विभिन्न प्रकार के। तो इस प्रकार से कभी कभी पूछ देता है कि बायोगैस में कौन सा जीवाणु जो है मुख्य भूमिका निभाता है। तो आपको बता दें कि मेथेनोबैक्टीरियम होता है। मेथेनोबैक्टीरियम होता है, जीवाणु का नाम है मेथेनोबैक्टीरियम। अच्छा, बायोगैस में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ऊर्जा के रूप में किया जाता है, बिजली के रूप में कह सकते हैं, बिजली के रूप में किया जाता है, और खाना बनाने के में भी किया जाता है, भोजन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, इसका जो डायग्राम आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया था भोपाल में जो 2 दिसंबर को जो घटना हुई थी उसमें कौन सी गैस रिसाव हुआ था? किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मेथिल आइसोसाइनाइड का हुआ था, मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 2 दिसंबर को हुई थी 1984 में, और कहाँ हुई थी? भोपाल यानी मध्य प्रदेश में। कौन सी गैस रिसाव के कारण? मीथेन गैस रिसाव के कारण। मीथेन गैस में कौन सा बायोगैस, मीथेन गैस में कौन सा मीथेन गैस जो तैयार की जाती है किस भी जीवाणु के द्वारा तैयार की जाती है? तो मेथेनोबैक्टीरियम जीवाणु। ठीक, इस प्रकार जो क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिया। अगला जो है वाहित मल उपचार में संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। वाहित मल उपचार में जो भी जीवाणु का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बताना है, और ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पीसीआर, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है पीसीआर पर, और बायोरिएक्टर पर, और प्लाज्मिड पर। ये तीनों क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन का जो फुल फॉर्म है पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो बायोरिएक्टर है, तीसरा प्लाज्मिड। इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है जीव अभियांत्रिकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बता दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जीव अभियांत्रिकी है। बहुत बार पूछा गई, परिभाषा भी पूछी गई और डिटेल में भी पूछा गया क्वेश्चन, लॉन्ग में ज़्यादा।
जीन अभियांत्रिकी को कभी कभी जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, जीन अभियांत्रिकी को ही जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी भी बोलते हैं। ठीक, इसका एक ही चीज़, आंसर एक ही है, लेकिन इसके नाम अनेक हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, जीन अभियांत्रिकी भी बोलते हैं, और जीन प्रौद्योगिकी भी बोलते हैं। तो इसमें बता दें कि जो इसका वो है आंसर, तो कभी कभी क्या होता है कि जीव के जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उसमें कुछ जोड़ तोड़ हो जाता है, जोड़ना और कुछ तोड़ना, वही लिख गया यार बार बार, जोड़ना और तोड़ना, जो हेर फेर किया जाता है। ठीक, जो किसी जीव के जो आनुवंशिक पदार्थ में जो हेर फेर किया जाता है जिसको बोलते हैं जोड़ना या तोड़ना, तो आनुवंशिक लक्षणों के द्वारा जीन्स को हटा कर किया जाता है, और उनके जो जब हट जाता है तो डीएनए में कुछ चेंजमेंट आ जाता है, बदलाव आ जाता है। उसी बदलाव को ही बोलते हैं जीन अभियांत्रिकी बोलते हैं के अंतर्गत होता है, और उसी को बोलते हैं जीन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। इस तकनीक में दो डीएनए अणुओं को सर्वप्रथम कोशिका में पृथक किया जाता है, जो इस टाइप में बनता है डीएनए, उसमें जो है पृथक किया जाता है, केंद्रक के कोशिका में पृथक किया जाता है, और जिसमें एक या एक से अधिक प्रकार के जो जीन विशेष एंजाइम्स होते हैं के टुकड़े किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद जो है टुकड़ों को इच्छानुसार जोड़कर कोशिका में पुनरावृत्त कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं जीन अभियांत्रिकी। ठीक, अगला क्वेश्चन है बायोपर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, और हम इसको 2-3 सेट में इसको बताया है हमने कि बायोपेरेसी क्या है। तो बायोपेरेसी देखो, बायोपेरेसी के अंतर्गत जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो जो है एक उत्पादों का कह सकते हो इधर से उधर स्थानांतरण करती हैं, तो उसी को बायोपेरेसी कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है? पुनर्योगज डीएनए तकनीक देख लो। पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या होता है? डीएनए में किसी भी प्रकार का हेरफेर या एक जीव के डीएनए में दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ना, मतलब कह सकते हैं अगर किसी कोई जीव है तो एक उसके डीएनए को दूसरे जीव में स्थानांतरित करना, या उसके डीएनए को दूसरे जीव में स्थानांतरित करना, वही कहलाता है डीएनए पुनर्योगज तकनीकी। और इस तकनीक को आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ऊपर हमने बताया, जीन अभियांत्रिकी कह लो या आनुवंशिक इंजीनियरिंग कह लो, है वही। ठीक, तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्किड पौधा जो है आम की पेड़ की शाखा के ऊपर उग रहा है, और इसके बीच जो पारस्परिक संबंध है उसको दर्शाइए। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको बता देते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा। जैसे मान लो एक पेड़ है, इस टाइप में एक पेड़ ये खड़ा हुआ है। ठीक, दिखाई दे रहा? अच्छा, अब दिखाई दे रहा। मोबाइल इधर है, उधर चलते हैं सर। हाँ, इस प्रकार से एक पेड़ खड़ा हुआ है। तो अब बताओ, इसके ऊपर अगर दूसरा कोई पौधा निकल आएगा, ठीक, दूसरा अगर कोई पौधा निकल रहा है, यहाँ से जॉइंट है, तो बताओ क्या इससे लाभ होगा? इससे तो लाभ नहीं होगा। जो निकल रहा उसे ही तो लाभ होगा। इसको ना तो कोई हानि होगी ना तो कोई लाभ, इससे क्या लेने देना। इसका तो नुकसान ही है अगर देखा जाए तो। ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। ठीक, तो जब ना हानि होगी ना लाभ होगा, लाभ किससे होगा? जो दूसरा पौधा उग रहा है, कौन सा? वो भी आर्किड का। यही तो कुछ आर्किड का पौधा आम की शाखा के ऊपर उग रहा है। ठीक, तो आइए जो उग रहा है वो कौन सा है? वो आर्किड का पेड़ उग रहा है। किस पर उग रहा है? आम के पेड़ पर उग रहा है। तो बताओ, ये जो संबंध हुआ, जो संबंध बनेगा वो सहमति से बनेगा। सहमति को ही बोलते हैं, जो सहमति हुई उसी को बोलते हैं सहभोजिता। क्या बोलते हैं? उसी को तो बोलते हैं सहभोजिता प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसी जो पारस्परिक क्रिया होती है तो उसमें ना तो एक जाति को तो लाभ होता है, और जो दूसरी जाति होती है उसको ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो जो आर्किड का जो पौधा है तो उसे पूर्ण रूप से लाभ हो रहा है। तो जो आम का जो पेड़ है उसको तो कोई लाभ हो नहीं रहा है। ठीक, तो इसको बोलते हैं, यही जो है इसी को बोलते हैं कि पारस्परिक संबंध बताइए तो कौन सा? तो कौन सा भैया संबंध है आपस में? सहभोजिता का संबंध है। ठीक, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये तो आज के थे क्वेश्चन 16, 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कक्षा 12 के जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने आपको बताए और डिटेल में थोड़ा समझाया हो। अगर ना समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके जो क्वेश्चन नंबर है उसको बता दिया करिए, ताकि जो है वीडियो में फिर से हम वीडियो बनाए इसके ऊपर तो आपको समझा सकें। ठीक, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम बचा है, और कल हम जो है, आज दिनांक है 5 तारीख,
और कल 6 फरवरी को हम एक टेस्ट के लिए एक मॉडल पेपर रखेंगे। देखते हैं उसमें आपको कितना आता है, और जितने क्वेश्चन आए ईमानदारी से हमें बताना ज़रूर कि ये कल आपको जो है वीडियो मिल जाएगा मॉडल पेपर का। तो मॉडल पेपर बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। तो आज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ना करना कोई बात नहीं, शेयर ज़रूर कर देना, ताकि जितने भी बच्चे इंटर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हम पास नहीं हो पाएंगे यार, कैसे तैयारी करें, बड़े टेंशन में रहते हैं। और तो ये जो क्वेश्चन है ये 15-17 जरूर क्वेश्चन है, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको कहीं हम बता नहीं सकते, जाहिर नहीं कर सकते कि कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद में हमारी वीडियो देखिए, साथ साथ में सौरभ सर जी भी लगे पड़े हैं, वो भी बहुत तैयारी बढ़िया कराते हैं। उनकी भी ऑनलाइन क्लास, उनकी ऑनलाइन सीधे डायरेक्ट लाइव क्लास चलती है, उसको भी लाइव 6:30 बजे शायद चलती है, 6:30 या 7:30 ऐसे ही कुछ टाइमिंग है, देख लेना। और फिजिक्स के लिए बहुत बढ़िया क्लास चलती है, केमिस्ट्री के लिए साकेत सर लगे पड़े हैं, वो भी अपना शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। और ये थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है तो कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखा करिए। जब भी कोई क्वेश्चन है इस प्रकार से क्वेश्चन आते, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब फंस जाए, आपको लगे कि ये वाकई में ये फंस गया, क्वेश्चन आ गया। तो जितने भी हाई स्कूल के हैं या इंटर वाले जो भी बच्चे हैं, अगर क्वेश्चन ना समझ में आया करे तो टाइम बहुत ही कम बचा है, फिर आपको बताते हैं वही बात बार बार। ठीक, आज है 5 फरवरी, ठीक 5 फरवरी है, 16 से आपके एग्ज़ाम फरवरी से शुरू हैं। ठीक, तो इस बीच में जब भी टाइम मिले, हम कहते हैं स्कूल टाइम में हो या टीचर ना हो, आपके पास नंबर है, कॉल करिए। कॉल करने के बाद में जानकारी करिए कि हमें सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, प्लीज़ हमें समझाने की कोशिश करें, तो वो टीचर बिल्कुल समझाएगा। क्योंकि 2 साल से हम तुम लोगों की तैयारी में मेहनत कर रहे हैं, तो क्या बताओ अंतिम समय जब आएगा तो क्या आपको नहीं समझाएंगे? बिल्कुल समझाएंगे, लेकिन आप पूछिए तो कम से कम। हम लोग चाहते हैं बेहतर मेहनत करो, बेहतर रिजल्ट लाओ। ठीक, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करना, ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके, उनका भी भविष्य बन सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक मॉडल पेपर के साथ। ठीक, याद दिला देना 6 फरवरी को मॉडल पेपर जीव विज्ञान का आएगा, न्यू पैटर्न पर आएगा। ठीक, न्यू पैटर्न पर। ओके, ठीक, धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।